100 कुओं और मंदिरों का गांव। सोचिए, किसी जगह का उपनाम भी इतना जादुई हो कि वो आपको अपनी कहानी सुनने के लिए खींच ले। ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी कहानी की किताब का पहला पन्ना खोल लिया हो। आज हम कर्नाटक के गडक जिले में बसे एक ऐसे ही ऐतिहासिक खजाने लक्कुंडी की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ लक्कुंडी के शानदार अतीत को समझना भर नहीं है। हम हाल में हुई एक ऐसी खोज को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसने इसके इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया है। और हाँ, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने की इसकी जो यात्रा है, उसकी चुनौतियों पर भी बात करेंगे। ये सारी जानकारी की अहमियत समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जगह आखिर है कहाँ। लक्कुंडी गढ़ जिला मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये कोई, आप समझिए, कोई आम गांव नहीं था। एक जमाने में इसकी गिनती कल्याणी चालुक्यों की राजधानी अमरावती के बराबर होती थी। वास्तुकला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था ये। तो चलिए सीधे लक्कुंडी के स्वर्ण युग में चलते हैं। 10वीं से 12वीं शताब्दी, जब कल्याणी चालुक्य वंश का शासन था। स्रोतों से ये तो पता चलता है कि ये जैन और शैव धर्म का एक बड़ा गढ़ था। पर एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि उस समय की टकसाल यानी मिंट भी यहीं थी। इसका क्या मतलब समझें? क्या ये उस दौर की कोई फाइनेंशियल कैपिटल जैसी जगह थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। टकसाल का होना हम्म। किसी भी जगह के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। इसका सीधा मतलब है कि लकुंडी सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं था, वो एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का भी केंद्र था। सोचिए, सिक्के ढालने का अधिकार होना ये दिखाता है कि यहां से पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता था। तो हाँ, आप इसे उस दौर की एक आर्थिक राजधानी बिल्कुल कह सकती हैं। अच्छा, और ये शक्ति और समृद्धि जाहिर है उनकी इमारतों में भी दिखती होगी। मैंने पढ़ा है कि इनकी वास्तुकला में एक बड़ा बदलाव आया था। उन्होंने मंदिर बनाने के लिए पत्थर ही बदल दिया था। सैंडस्टोन से सॉपस्टोन पर आ गए। ये सुनने में तो एक छोटा सा तकनीकी बदलाव लगता है। क्या इससे सच में कोई बड़ा फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क। आप इसे उस जमाने का एक मटेरियल अपग्रेड समझ सकते हैं। सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर थोड़ा खुरदुरा और सख्त होता है, लेकिन सोपस्टोन वो मक्खन जैसा नरम होता है, खासकर जब खदान से नया नया निकलता है। और इसी नरमी की वजह से चालुक्य कलाकारों को वो करने का मौका मिला जो पहले मुमकिन नहीं था। मंदिरों पर बेहद बारीक, बहुत ही ज्यादा जटिल नक्काशी। ये उस जमाने के कलाकारों के लिए एक हाई डेफिनेशन कैमरा जैसा रहा होगा, जिससे वो छोटी से छोटी डिटेल भी कैप्चर कर सकते थे। दीवारों पर उकेरी कहानियों का विस्तार देखते हैं, वो सब इसी सोपस्टोन की देन है। ये सिर्फ पत्थर का बदलाव नहीं था, ये कला की अभिव्यक्ति के एक नए युग की शुरुआत थी। और इस कला और संस्कृति के दौर में एक बहुत ही प्रभावशाली महिला का जिक्र आता है, रानी अत्तिमाब्बे। उन्हें दान चिंतामणि की उपाधि दी गई थी। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दान चिंतामणि का मतलब है दान का एक ऐसा रत्न जो हर इच्छा पूरी कर दे। और वो सच में वैसे ही थी। रानी अत्तिमाब्बे सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो कला, साहित्य और धर्म की बहुत बड़ी संरक्षक थी। उन्होंने 11वीं शताब्दी में कई जैन बसादियों यानी मंदिरों का निर्माण करवाया, पर उनका योगदान सिर्फ इमारतों तक नहीं था। उन्होंने उस दौर के कई महान कवियों और विचारकों को, जैसे अज्जगन्ना और मुक्तायक्का, को आश्रय दिया। वो एक तरह से उस दौर की कल्चरल एंकर थी। और उन्होंने आम लोगों के लिए कुएं भी खुदवाए थे। ये दिखाता है कि उनकी सोच में सामाजिक कल्याण भी शामिल था। निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वो समझती थीं कि एक महान सभ्यता सिर्फ मंदिरों और महलों से नहीं बनती, वो ज्ञान, कला और जन सुविधाओं से बनती है। उनका असर लकुंडी के ताने बाने में आज भी महसूस किया जा सकता है। तो ये तो हुई उस लकुंडी की बात जो किताबों में दर्ज है, जिसे हम चालुक्य वंश की देन मानते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी तो जमीन के नीचे छिपी थी, है ना? बिल्कुल। और ये कहानी सामने भी बड़े नाटकीय ढंग से आई। कुछ समय पहले गांव के कुछ लोग अपने घर के लिए नींव खोद रहे थे और अचानक उन्हें कुछ पुरानी अजीब सी चीजें मिली। बस वहीं से एक अनजानी खजाने की खोज शुरू हो गई। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो जब अधिकारियों को पता चला, उन्होंने औपचारिक तौर पे खुदाई शुरू की होगी। मुझे पता है कि उन्हें पूरी की पूरी कदम बावली स्टेप वेल मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज रही होगी। हाँ, एक पूरी बावली मिलना किसी भी पुरातत्वविद के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। और कोट वीरभद्रेश्वर मंदिर परिसर में मिली वो बावली वाकई शानदार थी। लेकिन असली खजाना, असली जैकपॉट वो बावली नहीं थी।
असली कहानी उन अवशेषों में छिपी थी जो उसके साथ और गांव के दूसरे घरों के नीचे से मिले। और वो क्या थे? खुदाई में पुरातत्वविदों को मिले नवपाषाणकालीन अवशेष। अब इसे आसान भाषा में समझे तो नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज वो दौर है जो आज से हजारों साल पहले का है। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार खेती करना और एक जगह पर बसना सीखा था, मतलब सभ्यता की शुरुआत का दौर। घरों की खुदाई से लगभग 1050 प्रागैतिहासिक अवशेष और 13 शिलालेख मिले हैं। एक मिनट, इसका मतलब हम जो कहानी 10वीं सदी से शुरू कर रही थी वो असल में उससे भी हजारों साल पुरानी है। इस एक खोज ने तो लक्कुंडी के इतिहास की पूरी टाइमलाइन ही बदल दी। इसने सिर्फ टाइमलाइन नहीं बदली, इसने लक्कुंडी की पूरी पहचान को ही एक नई परिभाषा दे दी है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे विशेषज्ञ सांस्कृतिक निरंतरता या कल्चरल कंटिन्यूटी कहते हैं। ये खोज इस बात का पुख्ता सबूत है कि लक्कुंडी में प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक और आज तक इंसानी बसावट लगातार बनी रही है। बीच में कोई बड़ा गैप नहीं आया, एक सभ्यता सीधे दूसरी सभ्यता के ऊपर बसती चली गई। ये भारत में कई ऐतिहासिक स्थलों की कहानी है। ये सोचना ही कितना कमाल का है। मतलब एक ही जमीन पर पहले पाषाण युग के इंसान रहते थे, फिर चालुक्य वंश के कारीगर मंदिर बना रहे थे, और आज उसी जमीन पर लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और जाहिर है इस खोज ने लक्कुंडी के भविष्य के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए होंगे, खासकर यूनेस्को की दावेदारी के लिए। बिल्कुल, ये खोज यूनेस्को की दावेदारी के लिए एक गेम चेंजर है। यूनेस्को किसी भी स्थल को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानदंड देखता है जिसे असाधारण सार्वभौमिक मूल्य या आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि उस जगह का महत्व सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होना चाहिए। और ये खोज जो लक्कुंडी की हजारों साल की सांस्कृतिक निरंतरता को साबित करती है, इसी मानदंड को सिद्ध करने में जबरदस्त मदद करती है। लेकिन यूनेस्को की राह जितनी आकर्षक है उतनी ही मुश्किल भी होगी। और यहाँ एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। प्राचीन लक्कुंडी आज के आधुनिक लक्कुंडी गांव के ठीक नीचे दबी हुई है, जिसे हम अतिक्रमण या एनक्रोचमेंट कहते हैं। वो यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, और इसी चुनौती ने एक बहुत ही अजीब और अनूठी स्थिति पैदा कर दी है। जब ग्रामीणों के घरों की खुदाई में प्राचीन अवशेष मिलने लगे तो ये पूरा गांव एक तरह का खुला संग्रहालय या ओपन म्यूजियम बन गया। ये एक विरोधाभास है। आप अपने घर के आंगन में खड़े हैं और हो सकता है कि आपके पैरों के ठीक नीचे 1000 साल पुराना इतिहास दबाओ। ये कल्पना करना भी अजीब है, पर इस ओपन म्यूजियम की एक बड़ी मानवीय कीमत भी होगी। इससे पुनर्वास की समस्या यानी रीलोकेशन डिलेमा पैदा होती है। आप किसी पूरे गांव से ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें अपना घर-बार छोड़ना होगा क्योंकि उसके नीचे इतिहास दबा है? यह इस पूरी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और जटिल पहलू है। एक प्रस्ताव है कि इन दबे हुए स्मारकों को बचाने के लिए पूरे गांव को कहीं और बसाया जाए। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। ये सिर्फ जमीन और मकान का मामला नहीं है, ये लोगों की पीढ़ियों की यादों, उनकी जड़ों का सवाल है। सूत्रों के अनुसार कुछ निवासी शायद अपनी जमीन देने को तैयार हों, अगर उन्हें सही मुआवजा मिले। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कोई योजना बन रही है? हाँ, इस पूरे मुद्दे को संभालने के लिए लक्कुंडी हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। यह अथॉरिटी एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें पुनर्वास के हर पहलू का ध्यान रखा जाएगा। लक्ष्य एक ऐसा समाधान खोजना है जो विरासत को भी बचाए और वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करें। तो जब तक ये बड़ी पुनर्वास की योजना बनती है, तब तक जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? क्या मौजूदा स्मारकों को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, काम रुका हुआ नहीं है। संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं। फिलहाल 7 स्मारकों को ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रोटेक्ट किया है और 16 स्मारक राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। और ये लिस्ट अभी और बढ़ेगी। 20 और स्मारकों को इसमें जोड़ने की योजना है। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक सरकारी प्रयास है या इसमें और भी संस्थाएं शामिल हैं? ये एक अच्छी बात है कि ये सिर्फ सरकारी प्रयास नहीं है। राज्य सरकार ने इंटैक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के साथ भी हाथ मिलाया है। ये एक संगठित प्रयास को दिखाता है जिसमें सरकार के साथ साथ विरासत संरक्षण के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। और भविष्य को लेकर क्या एक्शन प्लान है? भविष्य की योजना काफी व्यापक है। पहला तो यह है कि सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है ताकि और भी दबे हुए स्मारकों का पता लगाया जा सके।
दूसरा, कोशिश ये है कि सिर्फ लक्कुंडी ही नहीं बल्कि उसके आसपास के अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों को भी यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करवाया जाए। और तीसरा, उम्मीद है कि राज्य के बजट में भी लक्कुंडी के लिए विशेष घोषणा की जाएगी, जिससे इन योजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी फंड मिल सके। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो लक्कुंडी की कहानी में कई परतें नजर आती हैं। ये कहानी चालुक्य वास्तुकला से शुरू होती है, फिर एक आकस्मिक खोज से हजारों साल पीछे चली जाती है और आज एक बहुत ही जटिल वर्तमान में खड़ी है, जहां इतिहास और आधुनिक जीवन एक दूसरे में उलझे हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे 3 मुख्य पहलुओं में बांटें। पहला, इसका शानदार ज्ञात इतिहास जो चालुक्यों की कला में सांस लेता है। दूसरा, इसकी गहराई को फिर से परिभाषित करने वाली वो असाधारण खोज, मतलब वो नवपाषाण कालीन अवशेष। और तीसरा, इसका भविष्य जो यूनेस्को टैग के साथ वैश्विक पहचान की उम्मीद जगाता है, लेकिन साथ ही बड़ी चुनौतियां भी पेश करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इतिहास और घर एक ही जमीन पर मौजूद हो तो उसके भविष्य का फैसला करने का हक किसका है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या उस इतिहास पर वहां रहने वाले लोगों का हक है, जिनकी कई पीढ़ियां वहां गुजर चुकी हैं, या फिर ये पूरी दुनिया की साझा धरोहर है और हम एक को बचाते हुए दूसरे को विस्थापित होने से कैसे रोक सकते हैं? ये सिर्फ अतीत को खोद कर निकालने के बारे में नहीं है, ये स्मारक और लोगों दोनों के लिए एक सम्मानजनक भविष्य बनाने के बारे में है।